तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो चुड़ैल किस तरीके से गांव वालों को मार रही थी, लेकिन चिड़िया और बाकी लोगों की समझदारी से उस चुड़ैल को पकड़ लिया जाता है और इस तरह चिड़िया रामू की जान भी बच जाती है। अब आगे गांव वाले करण और उसके सभी मित्रों का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद बच्चों, हमारी इतनी सहायता करने के लिए। हाँ बच्चों, तुम सबने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। ये तो हमारा कर्तव्य था। हाँ, आप सभी को हम ऐसे परेशानी में छोड़ थोड़ी ना सकते थे। हमें आपकी सहायता करके बहुत अच्छा लगा। इसी खुशी में मैं तुम सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से ले आइए, मजा ही आ जाएगा मिठाई खाकर। तो वो औरतें ढेर सारी मिठाइयां ले आती हैं और सभी लोग मिठाई खाते हैं। मैं इन बच्चों को मेरे हाथ से मुंह मीठा करवाऊंगी। जरा यहाँ तो आओ सब बच्चे। करण और उसके साथी उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और वो सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाती है। गांव वालों का इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। हाँ बुलबुल, सच में। ऐसे करो, तुम दोनों अच्छे से रो लो। हाँ, फिर हम चुप करवा लेंगे बाद में। अब हमें यहाँ काफी देर हो गई है दोस्तों। हाँ राजकुमारी जी, उस चुड़ैल से छुटकारा ना पाना होता तो हम कब के यहाँ से निकल जाते। तो चलो, अब और देर नहीं करनी चाहिए। वधिराज, अब हमें कहाँ जाना है? राजकुमारी जी, अब हमें आलोकपुर जाना है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं, हो सकता है कि उन्हें आलोकपुर का रास्ता पता हो। मैं पूछ कर आता हूँ। तो करमजीत गांव वालों से आलोकपुर का रास्ता पूछने जाता है और थोड़ी देर में वापस आता है। यहाँ तो किसी को भी आलोकपुर का रास्ता सही से पता नहीं है। मैंने सबसे पूछ लिया। तभी एक आदमी उनके पास आता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपको आलोकपुर का रास्ता बता सकता है। वे हमारे गांव से थोड़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। पर वो हैं कौन? वो हमारे गांव के बड़े ठाकुर के ही बेटे हैं, लेकिन कुछ सालों से वे अलग ही दूसरे गांव में रहते हैं। अच्छा, तो कृपा करके हमें वहाँ का पता बताइए। वो आदमी उन सभी को रास्ता बता देता है और कुछ ही देर में सब उस गांव में चले जाते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। अरे करण, शाम हो रही है, कब पहुंचेंगे? हाँ टॉबी, तुम चिंता मत करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, वही है शायद। हाँ करमजीत, ये बंगला जरूर उसी आदमी का होगा। हाँ वधिराज, यही है। अब ठाकुर का बेटा है तो ऐसे आलीशान बंगले में ही रहता होगा। और सभी लोग उस बंगले की तरफ बढ़ते हैं। बाहर से बंगला काफी बड़ा था। वाह, कितना बड़ा बंगला है, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, यही तो मैं भी देख रहा हूँ। इतना सुनसान लग रहा है ये बंगला। लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं। तभी थोड़ी देर बाद बाहर से एक आदमी उनके पास आता है। आप कौन हैं और बंगले के बाहर क्या कर रहे हैं? हम बड़े ठाकुर जी के बेटे से मिलना चाहते हैं। हमें बताया गया था कि वो यहीं रहते हैं। जी हाँ, मैं ही बड़े ठाकुर का बेटा वीर ठाकुर हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओह, अच्छा है कि आते ही आपसे मिलना हुआ। मैं करण हूँ और ये मेरे साथी हैं। किसने भेजा है तुम्हें? हम बड़े ठाकुर साहब के गांव से आए हैं। वहीं के एक आदमी ने हमें आपका पता दिया था। ठीक है, आप सब मेरे साथ बंगले के अंदर चलिए। और इतना कहकर वे सभी को अपने बंगले में ले जाता है। अब बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? हम आलोकपुर गांव में जाना चाहते हैं। क्या आप हमें वहां का रास्ता बता सकते हैं? ये बात आपको कैसे पता? क्या आप भी वहां पर गए हैं? वीर ठाकुर जी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हाँ, मैं भी वहां गया था। अच्छा, परंतु क्यों? आप थोड़ा घबरा रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने आलीशान घर में मैं अकेला ही हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कैसी वजह है ठाकुर साहब? मेरी पुत्री तनु के लिए मैंने अपने परिवारजनों का त्याग कर दिया, क्योंकि मेरी पुत्री को एक श्राप मिला है, जिसके कारण रात के करीब 1 बजे वह अपना संतुलन खो बैठती है। महल वालों को लगा कि मेरी बेटी पागल हो गई है या फिर उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है। सभी लोग उसे वहां से कहीं दूर भेजने की मांग करने लगे, क्योंकि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसीलिए मैं अकेला अपनी पुत्री को लेकर यहाँ आ गया। परंतु ये सब हुआ कैसे? आपकी पुत्री की हालत खराब कैसे हो गई? दरअसल एक बार हम आलोकपुर गांव में शिकार करने के लिए गए थे और तभी शिकार सीखते वक्त मेरी पुत्री ने हिरण का शिकार कर दिया। लेकिन जब वह हिरण के पास गई तो उसे पता चला कि
मैं कोई हिरण नहीं बल्कि एक साधु था जो वहां पर हिरण के रूप में आया हुआ था, और उस साधु ने मरते वक्त मेरी पुत्री को श्राप दे दिया। हे प्रभु, परंतु अब आपकी बेटी कहाँ है? वो घर में ही है, अपने कमरे में। क्या हम उनसे मिल सकते हैं ठाकुर साहब? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। तो ठाकुर वीर अपनी पुत्री तनु को बुला कर ले आते हैं और तनु उन लोगों को देखकर काफी खुश हो जाती है। तनु बेटा, ये सब बहुत दूर से आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं। तो तनु उन लोगों से बहुत प्रेम से बात करती है और उनके साथ समय बिताती है। तनु, क्या तुम हमें अपना बंगला दिखा सकती हो? हाँ, हमें भी देखना है। मुझे भी, और शुगर को भी, है ना शुगर? हाँ टॉबी, लेकिन पहले तनु से तो पूछिए। हाँ चलो, मैं तुम्हें मेरा कमरा भी दिखाती हूँ और बंगला भी। तो तनु उन सबको बंगला दिखाने के लिए ले जाती है। देखिए ना राजकुमारी जी, इतनी परेशान होने के बावजूद भी बेचारी तनु कितना मुस्कुरा रही है। हाँ करण, सही कहते हो तुम, हमें उनकी परेशानी का हल निकालना ही होगा। और तभी थोड़ी देर बाद करण और उसके साथी एक कमरे में विश्राम करने लगते हैं। तुमने देखा, बेचारी तनु कितनी खुश थी। हाँ, वो बहुत प्यारी है, हमें कुछ करना होगा। परंतु इसका क्या हल हो सकता है? आज रात उसके साथ जब कुछ होगा तो हमें समस्या को समझने का प्रयास करना होगा। हाँ करमजीत। और सभी लोग रात के 1 बजने का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद 1 बज जाता है। और जैसे ही 1 बज जाता है और सबको अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लगता है तनु के साथ वो सब हो रहा है। हाँ चलो, हम सब जाकर देखते हैं। सब वहां पहुंचकर तनु को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये तनु बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। देखो, वो दीवार पर चढ़ रही है और उसकी आवाज बदल गई है। और यहाँ तक कि उसके चेहरे का रंग भी बदल गया है। बहुत डरावना लग रहा है ये सब। लगता ही नहीं कि ये वही तनु है। देखो, वहाँ ठाकुर साहब जमीन पर बैठकर रो रहे हैं। हमें उनके पास जाकर उन्हें दिलासा देना चाहिए। तो सब लोग ठाकुर वीर के पास जाते हैं। आप घबराइए मत ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। और तभी करण गौर से तनु के चेहरे को देखता है। ये तनु के चेहरे में बीच बीच में किसी और पुरुष की झलक दिखाई दे रही है। लगता है ये वही साधु होगा। पता नहीं मेरी बेटी कभी ठीक भी होगी या नहीं। जरूर होगी, मैं जाकर बात करता हूँ। तभी करण तनु के पास जाता है। आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, कृपया कर उसे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद तनु और भी भड़क जाती है और अपने बालों को नोचने लगती है। सभी लोग माहौल को समझने का प्रयास करते हैं परंतु समझ नहीं पाते। वहीं थोड़ी देर बाद तनु शांत हो जाती है और बिस्तर पर गिर जाती है। अगली सुबह। तनु, तुम बहुत परेशानी में हो और इस परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, और हल ये है कि तुम याद करो, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुमको बार बार दिख रही है, या फिर जब तुम्हें काफी अजीब लगता हो? हाँ, मुझे एक सपना आता है। मैं देखती हूँ कि मैं अपने घर के बगीचे में खेल रही हूँ और एक हिरण आकर मुझे मार देता है। मुझे बार बार यही सपना आ रहा है। अच्छा, परंतु सपने में वो आपको क्यों मार रहा है? क्या इसकी कोई वजह है? पता नहीं, सोचने का प्रयास करो तनु। हो सकता है कि तुम्हारी परेशानी का जवाब इसी सपने में छुपा हो। हाँ बेटा, अच्छे से सोचो और फिर करण को बताओ। तनु काफी देर तक सोचती है और उसे कुछ याद आता है। हाँ, जब भी मैं एक पौधे को छूती हूँ तो वो हिरन गुस्सा हो जाता है और मुझे मारने को आता है। इसका तात्पर्य ये है कि उस पौधे में ही कोई राज छुपा है। हाँ करण। तो सभी लोग बगीचे में जाते हैं। करण बगीचे में लगे पौधों को देखता है। आखिर क्या हो सकती है वजह? हे ईश्वर, मदद करो मेरी। और तभी टॉबी एक पौधे को देखकर बहुत भौंकने लगता है। लगता है यहाँ पर ही कुछ है। हाँ करण, सारे पौधों में फूल लगे हुए हैं और एक पौधे में फूल नहीं लगा है। लगता है ये एक मायावी पौधा है, इसे हमें यहाँ से हटाना होगा। और जैसे ही करण उस पौधे को वहां से उखाड़ने लगता है, वहां एक जहरीला सांप आ जाता है। हे प्रभु, रक्षा करना। चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो सांप उन सभी को काटने का प्रयास करता है, लेकिन तभी करमजीत गायब हो जाता है। वहां कुछ झोले रखे हैं, उसमें कैद कर लो सांप को। करमजीत अपनी सूझबूझ से उस सांप को पकड़कर एक झोले में बंद कर देता है और मौका पाकर करण उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और तभी वहां पर साधु की आत्मा उत्पन्न हो जाती है।
हम तुम सभी की बहादुरी से प्रसन्न हुए। तुमने तनु का श्राप तोड़ दिया है। आज के बाद से उसे परेशान होना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर ठाकुर और उनकी बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और साधु को प्रणाम करते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मेरा श्राप तोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरा नहीं, परंतु इन महान बालकों का करो जिन्होंने बड़ी बहादुरी और बुद्धिमानी से तुम्हारे श्राप को तोड़ दिया। अब ठाकुर साहब बहुत खुश हैं और वहीं दूसरी ओर करण और उसके मित्र साधु को प्रणाम करते हैं। विजयी भव। करण और उसके दोस्तों के इस मजेदार सफर में आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ।